नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। जैविक खेती, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, ये शब्द पिछले कुछ सालों से काफी सुनाई पड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक खेती और जीरो बजट खेती का कई बार जिक्र किया। हालांकि जैविक खेती देश में पहले से होती आ रही है, लेकिन 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैविक खेती का जिक्र किया और इसको प्रोत्साहित करने की बात कही। कहा जाता है कि जैविक खेती मुनाफे की खेती है, तो आज विशेष में हम पड़ताल करेंगे कि ये मुनाफे की खेती और किसके मुनाफे की खेती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट चुनावी नहीं था। बजट में किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की गईं, जिनकी सराहना भी की जानी चाहिए। इन घोषणाओं में किसान को एमएसपी का भुगतान सीधे उसके खाते में करने का फैसला लिया गया, जो एक सराहनीय कदम है। साथ ही ये वित्त वर्ष मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। वहीं गंगा तट के दोनों और 5-5 किलोमीटर तक जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। इसे कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली योजना समझी जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि बजट की घोषणा में जैविक खेती को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में इस बार कुछ खास नहीं था, जबकि चुनावी साल में बड़ी राहतों और सौगातों की उम्मीद की जा रही थी। तड़क भड़क न होने की वजह से इसे सादगी से जोड़कर देखा जाने लगा। बहरहाल सरकार ने जैविक खेती के बहाने गंगा के मुहाने तक की जमीनों को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि केंद्र सरकार देश भर में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देगी। योजना के पहले चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये एक बड़ा और अच्छा फैसला माना जा रहा है, लेकिन विशेष ध्यान कैसे रखा जाएगा, इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया। वहीं कृषि से जुड़ी योजनाओं के अमल में निजी खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का जिक्र इस बजट में जरूर हुआ है। कहा गया है कि किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवा प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड पर योजना शुरू की जाएगी। हालांकि वित्त मंत्री ने निजी खिलाड़ियों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं मुहैया कराने के नाम पर निजी खिलाड़ियों को खेल में शामिल करने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थान के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स, जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे, शामिल किया जाएगा। जाहिर है कि सरकार को अब भी लगता है कि निजी क्षेत्र को दिए बगैर देश में खेती और किसान का भला कभी नहीं हो सकता। समझा जा रहा है कि बड़े घरानों की आमद के लिए चोर दरवाजा खोला जा रहा है। संदेह की गुंजाइश इसलिए भी है कि सरकार किसान की आय 2022 में दोगुना करने के वादे से मुकर गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार 2022 तक किसान की आय दोगुना करने की बात कही थी। दिलचस्प बात ये है कि अन्नदाता से नाराजगी इस बजट में भी छिप नहीं पाई, इसलिए आय दोगुना करने के जुमले का जिक्र तक बजट में नहीं किया गया। शक की गुंजाइश इसलिए भी है क्योंकि किसान कानून वापस लेने के बाद से ही बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के बाद किसान कानून वापस लिए जाने की बात कहनी शुरू कर दी थी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा था कि किसानों के गुस्से की वजह से वापस लेना पड़ा था। इस बिल को दोबारा लाया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी कहा था कि बिल दोबारा लाया जा सकता है। यहाँ तक कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जाहिर है कि सरकार किसान कानून को मजबूरी में वापस लेने के दर्द से उबर नहीं पा रही है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि एमएसपी पर कमेटी बनाने का 9 दिसंबर 2021 में वादा कर मोदी सरकार ने किसानों को आंदोलन वापस लेने की गुजारिश की थी। लेकिन अब चुनाव के बाद कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाकर इस वादा खिलाफी का विरोध भी किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए क्या जैविक खेती का जुमला उछाला गया है? क्या गंगा किनारे की करीब 150 सीटों पर चुनावी फायदा लेने की ये एक कोशिश भर है,
या फिर सरकार की अन्नदाता की आय 2 गुना करने की सदाइशता भरी योजना है। इससे भी अहम बात ये है कि खेती को निजी क्षेत्र के हवाले करने पर आमादा मोदी सरकार कहीं जोर दरवाजा खोलने की फिराक में तो नहीं। बहरहाल 5 राज्यों में चुनाव के बाद सरकार की पूरी योजना के पीछे छिपे इरादे का खुलासा हो पाएगा। अंशुमन त्रिपाठी, APN। दरअसल आजादी के पहले से ही देश में खाद्यान्न की कमी से बार बार अकाल पड़ती थी। अंग्रेज सरकार किसानों पर अत्याचार और उनका दोहन करती थी। ऐसे में आजादी के बाद सबसे पहली चुनौती खाद्यान्न की समस्या से निपटने की थी। जनता को दुर्भिक्ष से बचाने के लिए अमेरिका से PL 480 गेहूं आयात करना पड़ रहा था। 1965 की युद्ध में पाकिस्तान ने लाहौर तक कब्जा कर लिया और अमेरिका ने भारत को गेहूं का निर्यात रोक दिया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त का खाना बंद कर दिया था। अमेरिका से अनाज लेने से भी इनकार कर दिया और दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान से तब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बाद में इस नारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान भी जोड़ दिया। इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान जोड़ दिया। लेकिन ये नारे तब तक बेईमानी है जब कर्ज के दलदल में फंसे किसान को आर्थिक मदद न की जाए। सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो कृषि में बदलाव के लिए निजी क्षेत्र के हाथों सौंपने की कोशिश कर रही है और इससे वो प्रेमचंद का होरी तब तक होरी ही रहेगा जब तक उसे महाजनों के इस जंजाल से चंगुल से निकाला न जाए। पहले वो महाजन ऐसा था जिसका चेहरा उसके सामने था, अब ऐसा महाजन मिल रहा है जिसका चेहरा भी उसके सामने नहीं है। बहरहाल जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात बहुत आदर्शवादी लक्ष्य है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और पोषण के लिहाज से जैविक खेती रसायन आधारित खेती से बेहतर मानी जाती है। लेकिन इस कदम को रासायनिक खाद की कमी से ध्यान हटाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए समझते हैं कि जैविक खेती में मदद के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। जुमलों में जनाब का जवाब नहीं, जैविक खेती भी ताजा जुमला बनने जा रहा है। देश में आस्था और भावनाओं से जुड़े हर खूबसूरत और पवित्र शब्द को राजनीतिक फायदे के लिए दोहने में मोदी सरकार की कोई सानी नहीं है। लेकिन जनता जुमलों को पहचानने लगी है, लिहाजा पीएम मोदी को अपने कार्यकर्ताओं को बताना पड़ा कि वो असरदार तरीके से जैविक खेती की बात जनता तक पहुंचाएं। कृषि को हाईटेक करने के साथ साथ देश की कृषि को नेचुरल बनाने पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों पहलू पर हम बल दे रहे हैं। देश के अनेक हिस्सों में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। छोटा किसान, और हमें ये देखना होगा, जब हम किसान की बात करते हैं तब हमारी प्राथमिकता छोटा किसान ही रहनी चाहिए। लेकिन किसानों का मानना है कि ये जुमला भर है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार इससे पहले 2019 के बजट में जीरो बजट खेती का भी जुमला उछाल चुकी है। निर्मला सीतारमण ने 2019 के बजट में अपने बजटीय भाषण में ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का हवाला देकर वाहवाही लूटी थी। Zero budget farming may not be a new thing. That is why I said we'll go back to basics. We need to replicate this innovative model. Some states have already tried somewhat. We need to replicate this innovative model through which in a few states farmers are already being trained in this practice. Steps such as this can help in doubling our farmers' income in time for our 75th year of independence. जबकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इजाद करने वाले पद्मश्री से सम्मानित कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर का कहना है
कि वो खुद अपनी इस अवधारणा को छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि सरकार ने उनसे जीरो बजट खेती की योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क करने तक की जहमत नहीं उठाई। वहीं अब जैविक खेती का जुमला उछाला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जैविक खेती आर्थिक रूप से घाटे का सौदा है। किसानों का कहना है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को छोड़कर जैविक खाद और जैविक कीटनाशक अपनाने पर शुरुआती वर्षों में उत्पादन में कमी आती है। ऐसे में बिना आर्थिक मदद के जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की मुहिम आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन किसानों की आर्थिक मदद के बारे में बजट में दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता बजट के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनावी फायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने 82 बार खेती किसानी, 27 बार गांव और 25 बार गरीब शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे में इसे जुमलेबाजी से ज्यादा मानने को किसान तैयार नहीं है। दरअसल हमारी सरकार कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में सोचती नहीं है। उनको आइडिया नहीं है भारत के किसानों के बारे में। अभी हाल में भारत के किसानों की जो प्रोडक्टिविटी है वो वायबल नहीं है कि वो किसानी कर पाए। सरकार तो आई है, ये बोल रही है कि ऑर्गेनिक किसानी करेगी, फिर उसके अंदर कितना प्रोड्यूस होगा, क्या जो किसान किसानी के अंदर जा रहा है उसकी आजीविका वो चला पाएगा, उसके परिवार को सस्टेन कर पाएगा। दरअसल सरकार को पता नहीं है कि किसानों की हालत है क्या। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जिन किसानों को रासायनिक खेती के बावजूद अपनी फसल की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है, वहाँ जैविक खेती की बात तो एकदम बेमानी है, क्योंकि जैविक खेती से उत्पादन काफी कम हो जाता है और कम से कम एक सीजन तक जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है। तो कर्ज के दलदल में डूबते किसान के लिए जैविक खेती की बात करने का मकसद दरअसल देश में रासायनिक खाद की कमी से ध्यान भटकाना ही माना जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश में लोग रात रात भर और कई कई दिन तक खाद के लिए कतारों में किसान नजर आते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पाती। कई किसान तो इसी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए विपक्ष खाद की कमी को चुनाव में मुद्दा भी बना रहा है। ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय उसे खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ये सरकार नहीं दिला पाई। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को तो बोरी में से चोरी देखी उसने। सच्चाई ये है कि हरित क्रांति के कारण ही देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया और अब मोदी सरकार अपने इस बजट में दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जैविक खेती की भी बात कर रही है, जिससे उत्पादन क्षमता घट जाती है। इसे विरोधाभास माना जा रहा है। एक अहम बात ये भी है कि जैविक खेती में गोबर, गुड़, गौमूत्र, बेसन से बनी खाद और डिकम्पोजर द्रव का ही उपयोग होता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि गोबर से 2% नाइट्रोजन ही उपलब्ध हो पाता है और ये भी मवेशियों को दिए जा रहे पोषक तत्व के चारे पर निर्भर करता है। ऐसे में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पंचगव्य की खाद पर निर्भरता से लागत के मुकाबले उपज भी कम होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाय और गंगा की सियासत कर असल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी शासित राज्यों ने तो बजट में घोषणा के बाद हवा बांधना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश इसमें अव्वल नजर आ रहा है। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सच्चाई ये भी है कि भले ही सरकार दावा करे कि एक गाय के गोबर से 30 एकड़ में जैविक खेती लायक खाद बनाई जा सकती है, लेकिन किसानों का कहना है कि पहले साल उपज में भी 2/3 की कमी आती है और रासायनिक खाद से होने वाली उपज का 2/3 तक पहुंचने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वहीं एक दिलचस्प बात ये है कि पीपीपी मॉडल की बात गौशालाओं को तहत जैविक खेती से जोड़ने से शुरू की जा रही है, लेकिन प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग के बहाने निजी क्षेत्र खिलाड़ियों को भी इस मॉडल के अगले चरण में जोड़े जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो सरकार ने बड़ा उसमें क्लॉज जोड़ा है कि वो पीपीपी मॉडल के अंदर जा रहे हैं,
वो संकेत देता है कि असल मकसद क्या है। सबसे फर्टाइल लैंड, उसके अंदर आप किसान के साथ पीपीपी मोड के अंदर किसको लाएंगे? निजी ठेकेदार को लाएंगे, निजी भागीदार को लाएंगे। मतलब कि किसानों को उनकी खेती से हटाकर वो जो निजी मालिक है, कारपोरेट है, उसको किसानी के लिए लाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम के ऊपर। तो ये एक विशुद्ध तौर पे ऐसा लगता है कि भविष्य में जो नहीं कर पाए अभी 3 कृषि बिल के जरिए, तो एक ये पीछे का रास्ता उन्होंने निकाला है कि जिसके जरिए कारपोरेट को हमारी जमीनों को देंगे वो। उत्तर प्रदेश में छुट्टा घूम रहे मवेशियों से परेशान किसानों को गाय का महत्व समझाने की भी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बांझ जानवरों को गोपालक चारा खिलाने की हालत में नहीं है, न ही गौमांस से जुड़ी हिंसा के कारण कोई खरीदने को तैयार है। लिहाजा मवेशी दूसरों के खेत चर जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसान खेत में ही रहने को मजबूर हो गया है। चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जैविक खेती को नारे की तरह उछाला जा रहा है, जबकि एमपी की राजधानी भोपाल में ही बीजेपी नेत्री से जुड़ी गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत का मामला सामने आया है। इसके अलावा जैविक खाद को सॉइल हेल्थ के लिए भी बेहतर बताया जा रहा है। लेकिन दर्द ये है कि किसान की माली सेहत की कीमत पर ये नारा दिया जा रहा है। दरअसल सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वाहवाही लूटने के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल कर रही है। वो दुनिया को बताना चाहती है कि भारत अकार्बनिक खेती को कार्बनिक खेती में बदलने का जतन भारी विरोध के बावजूद कर रही है। जबकि ग्लासगो में हाल में पिछले साल अक्टूबर में हुए COP26 सम्मेलन में पीएम मोदी ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने का संकल्प लिया था। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये समय सीमा चीन के भी बाद की है और उस पर भी मोदी सरकार अमल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद के इंतजार में है, जबकि किसानों से कोई भी उम्मीद न रखने की उम्मीद की जा रही है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 2022-23 के बजट में सरकार से अपेक्षा थी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाएं लेकर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जैविक खेती को लेकर सरकार के आग्रह को कम से कम पर्यावरण सुधार और अकार्बनिक खेती से कार्बनिक खेती में बदलने की मुहिम के रूप में देखा जाना बहुत लाजमी नहीं माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक कृषि अनुसंधान से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में कृषि को पर्यावरण के लिए देश के दायित्व से जोड़कर बताया। वहीं किसानों ने देश के प्रति अपने दायित्व को आजादी के बाद से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से निभाया है, लेकिन उसकी उम्मीदों को सरकारों ने कभी पूरा नहीं किया। ऐसे में अन्नदाता को मोदी सरकार से अभी भी आस बनी हुई है। एक लाल बहादुर शास्त्री का समय था जब लोगों को पता चला कि देश के स्वाभिमान के लिए उनके प्रधानमंत्री ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है, तो पूरे देश ने एक वक्त उपवास शुरू कर दिया था। लेकिन राजनीति ने अब ये विश्वास खो दिया है। अन्नदाता हताश हो चुका है, उसके साथ बार बार विश्वासघात हुआ, लिहाजा उसे सरकार की हर मंशा को लेकर शंका होती है। आइए करते हैं अन्नदाता की शंकाओं की पड़ताल। अन्नदाता का भरोसा तब टूटता है जब उसकी वाजिब मांगों को भी सरकार अनसुना करती है। लेकिन दिखावे के लिए, खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए नए नए नारे गढ़े जाते हैं। अब मोदी सरकार ने नदियों के दोनों ओर 5 किलोमीटर तक जैविक खेती के लिए किसानों को मदद देने का नारा गढ़ा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नदियों के किनारे की जमीन डूब का इलाका माना जाता है। यहाँ किसानों की जमीन बाढ़ की वजह से अक्सर घटती बढ़ती रहती है। हालांकि जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात सुनने में अच्छी लगती है। यहाँ बाढ़ में बहकर आई मिट्टी की वजह से जमीन उपजाऊ भी होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में सरकारी जमीन निजी क्षेत्र को देने की आशंका जताई जा रही है। सरकार के इस कदम को देर सबेर प्राइवेट सेक्टर को कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक रास्ते के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार अब भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट सहयोग के मॉडल की बात कर रही है। कृषि कानून को भी लागू करने के लिए किसानों की भलाई की बात कही गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हिमायत करते हुए मध्य प्रदेश के किसानों को बताया था कि अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो किसान का भी फायदा होगा। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है, लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है और अचानक मुनाफा बढ़ गया, और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। दरअसल दुनिया के बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के बीच देश के कृषि क्षेत्र में घुसकर मुनाफा कमाने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि जैविक खेती के उत्पाद दुनिया के बाजारों में रासायनिक खाद से उगाई गई फसलों के मुकाबले ज्यादा दाम पर बिकते हैं और देश से ज्यादा जैविक खेती के उत्पादों के लिए उन्नत देशों के बाजार में खपत है। लेकिन किसान के लिए अपनी फसल के सही दाम पाना और बाजार की तलाश आसान नहीं है, इसलिए पीपीपी मॉडल पर उन्हें डिजिटल और टेक्निकल सपोर्ट दिए जाने की बात भी की जा रही है। पीपीपी मॉडल को खेती किसानी को निजी हाथों के हवाले करने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार खेती हबे प्राइवेट में है। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या है? पूरा देश का हिंदुस्तान खेती किसान तो प्राइवेट है, किसान तो सरकार नहीं है, तो खेती हमारा प्राइवेट ही है। उसको बचाना लिए हम लड़ रहे हैं, उसका फसल का दाम के लिए हम लड़ रहे हैं, उसको खेती का सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। वहां कुछ पीपीपी कौन है? किसान के ऊपर एक बड़े कॉर्पोरेट को जोड़ देंगे, यही तो पीपीपी है ना। पिछले साल से पीपीपी चल रहा है, इसका क्या नतीजा है? इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जानकारों का मानना है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए जरूरी संसाधन चाहिए। फसल की बेहतर ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग और विपणन के लिए लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए। अकार्बनिक से कार्बनिक खेती के बदलाव के दौरान कम उपज और फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देना होगा और जैविक खाद बनाने के लिए मदद देनी होगी। किसानों को मार्केट के बारे में भी सीखना होगा। राज्य के कृषि विभागों को विक्रय केंद्रों के संग्रह और ट्रांसपोर्ट में मदद करने की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। गुजरात में जैविक खेती के उत्पादों को मूल्यांकन प्रयोगशालाएं बनाने का जिम्मा अमूल को दिया गया है। फिलहाल किसानों को एफपीओ के जरिए मदद करने की बात कही जा रही है, लेकिन भविष्य में निजी क्षेत्रों की आमद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वहीं यूपी में नमामि गंगे के तहत ये योजना 2016 से ही चल रही है। यूपी सरकार किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान भी दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किसानों को आर्थिक मदद की है, लेकिन जब सरकार एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने में इतनी नानुकुर कर रही है, तो जैविक खेती के लिए मदद की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र के निवेश से ही खेती का उद्धार संभव है। साफ है, सरकार का मकसद है कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्मर्स, खेती को किसान से छीन के कॉर्पोरेट को देने का। 3 काला कानून लाया था, हमारा लड़ाई से पीछे हट गया, मगर उसका दृष्टिकोण तो पीछे नहीं हटा ना। वो एक के बाद वो काम करते ही रहेगा, मौका ढूंढते रहेगा कैसे किसान के जमीन कॉर्पोरेट अदानी अंबानी को दिया जाए। उसी का प्रोसेस का एक अंग है। इसलिए हम नहीं मानता ये एज किसान का लिए ये जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहा है ये किसान के भलाई के लिए नहीं है, और ये एक दिन धीरे धीरे कॉर्पोरेट का हाउस में खेती को कॉर्पोरेट के हाथ में हस्तांतर करने का एक योजना का अंग है। दरअसल कृषि को संविधान में राज्य सूची में शामिल किया गया था, इसलिए मोदी सरकार ने वाणिज्य के बहाने कृषि क्षेत्र के निजीकरण की कोशिश की थी। अब जैविक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर नदियों के बहाने कृषि क्षेत्र में दखल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मोदी जी हैं तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। लेकिन शक की बुनियाद तब मजबूत होती है जब मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 15% तक कर दिया जाता है। To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%.
देश में खाद्य सुरक्षा के लिहाज से रासायनिक खेती को जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जैविक खेती पैदा हुए उत्पाद का उपभोग करने लायक क्रय शक्ति छोटे से वर्ग के ही लोगों के पास है। आम आदमी अब भी किसी भी तरह पेट भरने को मजबूर है। ऐसे में मुनाफे की खेती को पर्यावरण सुरक्षा और जैविक खेती का वर्ग चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। दरअसल अन्नदाता देश के सरकारों से निराश हो चुका है, कम से कम उसकी प्रतिक्रियाओं को देखकर तो ये कहा ही जा सकता है। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में खेती की लगातार उपेक्षा ने उसे शंकालु बना दिया है। सर्दी, गर्मी, बरसात और कोरोना की मार के बीच किसान दिल्ली की सीमा पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह करता रहा। साल भर बाद जब 5 राज्यों के चुनाव सर पर आए तो किसान कानूनों को रद्द कर दिया गया और अन्नदाता साल भर में अपनी जमा पूंजी आंदोलन में गंवाकर भी इसे लोकतंत्र की जीत समझकर जश्न मनाते हुए अपने घर लौट गया। लेकिन सच बात तो ये है कि उसे हासिल क्या हुआ सिवाय कानून वापसी के। अभी बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ मुकदमे तक वापस नहीं लिए गए। MSP के लिए कमेटी भी हुकूमत तब बनाएगी जब उसे चुनाव से फुर्सत मिल जाएगी, और इसी से हम समझ सकते हैं कि सियासत अन्नदाता की समस्याओं को लेकर आखिर कितनी गंभीर है। अब अन्नदाता के सामने एक और चुनौती पेश कर दी गई है और वो है जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती की चुनौती। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए रासायनिक खेती की मजबूरी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिक्कतों को भी समझना जरूरी है। देश के कृषि संकट की असली वजह जानना भी होगा। क्यों प्रेमचंद का होरी आज गोबर बनने के लिए मजबूर है? क्यों होरी आज भी रोज इस वक्त भी कहीं न कहीं पछाड़ खाकर गिर रहा है? ऐसे में निस्वार्थ भाव से सरकारों को अन्नदाता की मदद तो करनी पड़ेगी। मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए करिया करम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा हो गई, अब मरने दे। प्रेमचंद के गोदान में होरी के ये शब्द अजर अमर हो गए। आज भी होरी जिंदा है और कहीं न कहीं मर रहा है। ये वही होरी है जो आजादी की लड़ाई में गांधी बाबा के साथ खड़ा था, तो देश की आजादी के बाद देश का खाद्यान्न संकट दूर करने के लिए खेत में जुट गया था, देश को आत्मनिर्भर बना दिया। अब उसे आत्मनिर्भरता की माला जपी जा रही है, लेकिन किसान को आज भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सरकार अपने बजट में दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसान का मुंह जो रही है। Agriculture, the procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. अन्नदाता है कि कभी उसका इम्तिहान ही खत्म नहीं होता। भगवान उसके धीरज का इम्तिहान लेता है। बेटे की तरह फसल को बड़े होते देखता है तो बिन ब्याही बेटे के चेहरे की सलों को पढ़कर अपने आप को कोसता है। आसमान में बादल देखकर मोर की तरह उसका दिल नाचता है, तो बिन बरसे जाने पर उसकी आंखें बरस पड़ती है। जोत छोटी होती जा रही है। कर्ज तो कर्ज है, हारी बीमारी भी अब भारी है। सरकारी योजनाओं के फायदे तो बड़े बड़े किसानों के लिए हैं, छोटे किसानों का दर्द तो हकीम भी समझता है। क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। यूपीए सरकार ने MS स्वामीनाथन कमेटी बनाई
जिसने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन चुनावी नारा बनाकर मोदी सरकार सत्ता में तो आई। सरकार का कहना है कि उसने 201 सिफारिशों में से 200 को लागू कर दिया, लेकिन अपनी उपज का सही दाम दिलाने के मामले में दूसरे उत्पादों के मूल्य तय करने के पैमाने क्यों नहीं अपनाए जा रहे? जब उसने मांग की तो उसे सत्ता के नशे में गाड़ी तले रौंद दिया गया। इंसाफ की बात करना तो दूर की बात है, क्योंकि आरोपी के पिता मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए हाल ही में चुनावी वायदा किया गया कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इस वादे के पूरे होने का भी वो उसी धीरज के साथ इंतजार कर रहा है जिस सब्र से वो आसमान में उम्मीदों के बादल के उमड़ने घुमड़ने का इंतजार करता रहता है। उसके कानों में बेटे के ब्याह की शहनाइयां सुनाई देती है, लेकिन हुकूमत को वक्त तय मिलेगा जब हकीम के कानों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे गूंजना बंद हो जाएंगे। चुनाव दर चुनाव अन्नदाता को रहेगा इंतजार। अंशुमान त्रिपाठी, APN। आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसीलिए देश की पहली जरूरत खाद्यान्न सुरक्षा है। साथ ही आज भी देश की 65% आबादी गांवों में बसती है। ग्रामीण भारत आज भी रोजी रोजगार के लिए खेती और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है, लेकिन बड़े बड़े औद्योगिक घराने अब रिटेल के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने पर आमदा हैं। ऐसे में अन्नदाता को अपनी जमीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल और अपने आत्माभिमान को लेकर खतरा तो नजर आ रहा है। दरअसल देश की राजनीतिक दल किसानों से वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनके हित में नीतियों को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकारों से लेकर दूसरे दलों की सरकारों ने किसान का कभी भला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नारे दिए। होते होते अन्नदाता के लिए खुद अपनी भूख मिटाना मुश्किल हो गया। आइए नजर डालते हैं अन्नदाता के इस गंभीर संकट पर। 87 साल में कुछ भी तो नहीं बदला। गोरों की जगह काले अंग्रेज आ गए, लेकिन प्रेमचंद का होरी आज भी मरने के लिए अभिशप्त है। प्रेमचंद का होरी मरते वक्त भी बेहोशी में अपने बेटे गोबर की शहर से वापसी देखता है और बुदबुदाता है। आज भी होरी कहीं सल्फास खाकर मरता है तो कहीं फांसी पर लटक कर मर रहा है, और उम्मीदों के शहर में रोजी रोटी कमाने गए गोबर को लॉकडाउन में घर वापस लौटना पड़ रहा है। पता नहीं कितने गोबर रास्ते में मुआ गए। चिलकती धूप में भूखे पेट पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चलकर वो गांव पहुंचे, लेकिन सपनों के गांव तो होरी के साथ ही कब के मर चुके थे, और गांव के सपने आज भी मर रहे हैं। बस होरी को गोदान के लिए जिलाए रखा जा रहा है। आधुनिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा गोदान वोट ही तो है। अन्नदाता की दरिद्रता को उसकी कमजोरी मान लिया गया है, इसीलिए किसान सम्मान निधि बताकर उसे साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए पकड़ा दिए जाते हैं। नेता जानता है कि किसान को जिंदा रखने के लिए ये एक बड़ी नियामत है। बीच में 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का भी जुमला छोड़ा गया। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास है। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। किसान की माली हालत सुधारने के बजाय उसे वोट के लिए जिंदा रखा जाता है, लेकिन इसमें अक्सर मक्कारी दिखाई जाती है। बीच में किश्तें रोककर चुनाव के वक्त 2-2 किश्तें जारी कर दी जाती है, और धर्म मर्जात के डर से होरी को वोट का गोदान करना पड़ता है। उसके वोट से सरकार बनती है और सरकार के मंत्री उद्योगपतियों से अपना पैसा बनाते हैं।
इसी पैसे से नेताओं की जायदाद दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। सरकार नीतियां बदलकर ठेके, लाइसेंस और परमिट देकर उद्योगपतियों के चंदे की कीमत चुका देती है, जबकि किसानों के घर के सामने कर्ज वसूली की मुनादी तक हो जाती है। पिछले 8 साल में कॉरपोरेट सेक्टर का करीब 11 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ कर दिया गया। देशहित के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को कर्जदारों के नाम बताने तक से इनकार कर दिया जाता है। वहीं होरी का वोट पाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। कर्ज चुकाना पाने की हालत में ये क्रेडिट कार्ड बेमानी हो जाता है, जबकि किसान को खेती के लिए खाद, बिजली, पानी, जुताई, बुआई, कटाई, ढुलाई सबके लिए नकदी चुकानी पड़ती है। उसकी अपनी और अपने परिवार की मेहनत, जमीन का मोल फसल में नहीं जोड़ा जाता। एक चुनाव तो धनिया को सिलेंडर देकर निकाल दिया गया, अब चूल्हा जलाने के लिए वो लकड़ियां बटोरती घूमती है। लेकिन पीएम आवास योजना और शौचालय देने की बात कहकर सरकार अपना फर्ज पूरा समझ रही है, जबकि इस बजट में शहरी गरीबों समेत 80 लाख घर बनाने का ही प्रावधान किया गया है। तो भ्रष्टाचार और पानी की कमी से शौचालय योजना भी नाकाम साबित हुई है। अब एक बार फिर अन्नदाता को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए हैं। इन्हीं ख्वाबों के सहारे प्रेमचंद का होरी आज भी जिंदा है, कुछ भी तो नहीं बदला। अंशुमन त्रिपाठी, APN। तो मुनाफे की खेती, जैविक खेती मुनाफे की खेती जरूर है, सेहत के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से और बाजार में दाम के लिहाज से, क्योंकि जैविक पद्धति से उगाया गया अनाज के लिए आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग हर कीमत चुकाने को तैयार है। कोरोना जैसी महामारी ने सेहत के लिए एक नई चुनौती सबके सामने रखी है और इस चुनौती ने इस वर्ग को जागरूक बना दिया है। रिटेल में आने वाले कॉरपोरेट की नज़र इसी मुनाफे पर है तो सियासी दलों की चंदे पर, क्योंकि कॉरपोरेट जगत रिटेल में आने के लिए राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ का चंदा देने के लिए बेताब है। साथ ही अन्नदाता पर पर्यावरण रक्षा का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी जो मूल समस्या है, जो उसका दुख दर्द है, उसको देखने में, उसकी जो पूंजी है उसको देने में इस पूरे मामले में निष्ठुरता दिखाई जा रही है। उन्हें बाजार के हाथों सौंपने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अन्नदाता का इम्तिहान अब भी जारी है। ये वक्त तय करेगा कि मुनाफे की खेती आखिर किसके लिए है, अन्नदाता के लिए या राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट जगत के लिए, या फिर ये सिर्फ वोटों के मुनाफे की खेती है। बकौल नागार्जुन, बाबा नागार्जुन ने बहुत सालों पहले लिखा था, शायद वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मौजूद है। और जब उन्होंने लिखा था कि गंगा यमुना के कछार में आकर अंडे देंगी अब दुनिया भर की जोंके, रामराज की सरल प्रजा का तरल रक्त कितना सस्ता है। क्या वाकई हमारे अन्नदाताओं का रक्त इतना सस्ता बिक जाएगा? देखेंगे आने वाले समय में। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।